गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं तृप्ति भट्ट, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ 2013 बैच से, और उत्तराखंड काडा में मैं करंटली एज एसएसपी टिहरी गढ़वाल पोस्टेड हूँ। आज का जो सेशन है यूपीएससी की गाइडेंस को रिलेटेड, और जो अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो आपकी मोटिवेशन लेवल को हाई कर सके, आप कंसिस्टेंटली बेहतर तरीके से अपनी रिविजन्स, अपने मॉक टेस्ट, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अटमोस्ट हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन को कैसे आप अचीव कर पाएंगे कम समय में। तो एक बहुत कंसाइज स्ट्रैटेजी मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरा अपना मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में पहले आपको मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि मेंस की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनती है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद प्रीलिम्स के लिहाज से उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव जो एस्पेक्ट है, जो उसमें फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ हद तक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, या जो एक एलिमेंट ऑफ वो है याददाश्त के तौर पे आपको जो बार बार रिपीट करनी होती हैं चीज़ें, वो बाद की स्टेज में आती है। इनिशियली बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म में ऑन पेपर बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाएँ, उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी खुद की लैंग्वेज में। क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो कभी भी टेक्स्ट बुक के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं एक अपना ग्रिप ऑन द टॉपिक इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। एक जो बहुत बड़ी गलती लगभग सभी एस्पिरेंट्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें एक तो आपका सफिशिएंट रिवीजन नहीं हो पाता, दूसरा कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं, तीसरा आपकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता। I think some people are requesting that I express myself in English. I think there are people from different states. So I'll switch on to English now. A common mistake by all aspirants is that they prefer lot of sources for each topic. So I would advise to limit your sources to those textbooks or notes or material which is most in sync with the UPSC syllabus, and focus on revision and repeated understanding and making notes and repeated revisit of the same source, rather than referring to 15 different sources 2 times. I would rather say refer 5 different sources 6 or 7 times. That will create a deeper understanding. It will be registered in your memory better, and you'll be able to better manage your time just immediately before the examination appears near. And another advice that I would like to give is to be focused on the previous year papers and the syllabus. Another common mistake by all aspirants is that they tend to divert and digress from the main topic of preparation. I think now people are requesting in Hindi. So the problem with both approaches is that UPSC largely is about something of everything and everything of something. I would repeat, something of everything and everything of something. कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपको सब कुछ बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सभी टॉपिक्स के बारे में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन से एरियाज पिछले साल के पेपर में या सिलेबस के लिहाज से अधिक इम्पॉर्टेंट है, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इतना ज़्यादा अंबार आपके रीडिंग मटेरियल का लग जाएगा, स्पेशली करंट अफेयर्स में, कि आप उसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, नोट्स बनाने के लिए। कई लोगों को लगता है कि बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, या 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं अगर अपनी स्वयं की अनुभव शेयर करूं तो मैं ऑलरेडी एनटीपीसी में आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद जॉब। तो मैं दिन का 4 घंटा करीब डेली पढ़ती थी, लेकिन रिलीजियसली 4 घंटे पढ़ती थी, 4 से 5 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन आपने फिर ब्रेक ले लिया 3 दिन तक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी इसमें बहुत अधिक ज़रूरी हो जाती है, और रिविजन।
जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रजिस्टर आपके माइंड में होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन टू मार्क्स, आप जो भी पढ़ते हैं आपको फोकस होना चाहिए आपके आउटपुट पे, कन्वर्जन टू मार्क्स। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके आप बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए, लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन उससे पूछा गया है तो उसमें मार्क कर लीजिए। आपको लगता है कि करंट अफेयर में कोई इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपको लगता है कि किसी करंट हैपनिंग से रिलेटेड हो सकती है, तो आप उसमें अपना एक खुद का व्यू पॉइंट क्या डाल सकते हैं, इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो उतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको एक एक टॉपिक इंडिविजुअली प्रिपेयर करना जरूरी है, ताकि आप मेंस के लिहाज से एक कंप्लीट पैकेज अपने आंसर में दे सके और उसका मार्क्स में आपका कन्वर्जन हो सके। एक और जो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, अपनी एक बुकलेट बना लीजिए स्टैटिस्टिक्स की। तो उसमें जो डेटा है, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का हो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ रेट हो, चाहे आपका कुछ भी अपकमिंग डेटा आपकी इकोनॉमिक सर्वे का या ईयरबुक का, या एक कंपैरेटिव एनालिसिस पिछले 5 सालों में इतने परसेंटेज की ग्रोथ हुई इस सेक्टर में, या कुछ बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट, फॉर एग्जांपल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में कई बार क्राइम अगेंस्ट वुमेन के काफी स्ट्रांग डेटा हमें मिल जाते हैं। तो उस बुकलेट में एक साथ आप कंपाइल कर लीजिए और उसको जरूर रेफर कीजिए। ये आपके मार्क्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपके आंसर को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है विद स्टैटिस्टिक्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे अपने जनरल स्टडी की किसी भी आंसर की इनरिचमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोचिंग्स को लेके जो क्वेरी कई बार रहती है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूँगी कोई एक फिक्स्ड रूल यूपीएससी के लिए नहीं है। लोग कोचिंग के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते, लोग बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट होते हैं। देयर आर एवरी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलते हैं, लास्ट में भी निकलते हैं, हर तरह के ऑप्शनल से सिलेक्ट होते हैं। मैं कहना चाहूँगी आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी खुद की वीकनेस खुद जज करनी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो कोचिंग कुछ हद तक एक टाइम लिमिट में सिलेबस खत्म करवाना और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाने में कई लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, वो भी कई बार कहते हैं कि हमें कोचिंग से एक डायरेक्शन मिली या एक गाइडेंस मिल गई। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे एग्जामिनेशन क्रैक किया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया, और जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने नए पैटर्न में एग्जाम दिया था। दोनों ही पैटर्न्स में मेरी ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक आई थी और दोनों ही अटेम्प्ट्स मैंने बिना कोचिंग के दिए थे। एक बार मेरी 165 थी और एक बार मेरी 168 ऑल इंडिया रैंक थी। मैंने 2 ही अटेम्प्ट्स दिए हैं। तो दोनों ही अनुभव मेरे बिना कोचिंग के रहे और अच्छे मार्क्स मैंने लगभग सभी ऑप्शनल्स में मेरे आए। तो अब वहीं आप और भी उदाहरण देख सकते हैं जिनके कोचिंग के लिए काफ़ी अच्छा फीडबैक होगा। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरी अपनी राय है, ऑनलाइन काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे चैनल्स, टेलीग्राम पे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, इनफैक्ट फोटोकॉपी के तौर पे आपको सारे मेजर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके नोट्स फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। तो आपके पास कोई शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कोचिंग सेंटर नहीं है। ऐसा कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है कोचिंग सेंटर में जो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली इश्यू इज यू मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। उस पूरे मटेरियल को एक तय टाइम लिमिट में खत्म कर पाना, रिवाइज कर पाना, उससे अपने नोट्स बना पाना, वो बहुत ज़रूरी है। Without that level of consistency and discipline, time bound completion of syllabus and revision and answer writing practice, इन सब elements के बिना you cannot crack the examination. Combination of all these elements या आप कोचिंग की हेल्प से कर पाए या सेल्फ स्टडी से कर ले, ये प्योरली आपका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, आपकी जोग्राफिक लोकेशन, क्या आप वर्किंग है, आप नॉन वर्किंग है, हर इंसान की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं और उसी हिसाब से आप अपने लिए एक इंडिविजुअल कॉल लें कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। जो आपका फोकस होना चाहिए बेसिक से एडवांस्ड। फर्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। और बिना आपके फंडामेंटल्स के स्ट्रांग हुए आप कोई भी फर्दर उसमें बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे आप उसे लें, फर्स्ट स्टेप के तौर पे लें। एनसीईआरटी की कम से कम 2 या 3 रीडिंग कर ले, कैजुअल रीडिंग करें, फिर धीरे धीरे उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर आपका टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के बिना मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटी
इफेक्टिवली तैयार कर सकता है। या हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम है या बिपिन चंद्र है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बहुत अच्छी एक बुक है। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो बिल्कुल बेसिक है यूपीएससी के लिए, वो स्टेप 2 में आती हैं। फिर स्टेप 3 में आप एडवांस्ड टेक्स्ट बुक्स पे जाते हैं, जिसमें वो पार्ट्स हैं यूपीएससी सिलेबस के जो ये सारी बुक्स कवर नहीं कर रही, या कुछ एक एक्स्ट्रा एनरिच्ड पार्ट है। और 4th स्टेप में आप उसको टॉप अप करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, इंडिया ईयर बुक से, इकोनॉमिक सर्वे से, कोचिंग के नोट से। ये आपका एक अपना कन्वेंशनल पार्ट बनता है। और जहां तक करंट अफेयर का सवाल है, वो आपका पैरेलली चलता है, चूंकि आप अखबारों को आपको रेगुलरली पढ़ना है, आपको मंथली मैगजीन्स रेफर करनी है, और उसके साथ आपको अपनी कन्वेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसे क्लब करना है। यानी कि जो भी इश्यूज करंट अफेयर में ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका कौन सा कन्वेंशनल टॉपिक है, उसको आप कैसे आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। इसी से मिला जुला के आप पूरी तरह एक स्ट्रांग फाउंडेशन अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की बना सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आप चाहे तो किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, या आपका कोई पीयर ग्रुप हो, या बहुत सारी ऑनलाइन फोरम्स हैं जिसमें वो डेली क्वेश्चंस पूछते हैं और सभी लोग अपने आंसर्स देते हैं। उससे फायदा ये है कि अपने पीयर ग्रुप से आप कंपेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों के आंसर्स पढ़ें, अपने खुद के आंसर्स पढ़ें, और देखें कि आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो उससे आपकी कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होगा, आपकी आंसर राइटिंग बेटर हो पाएगी, और उसके साथ साथ आपको ज़्यादा एक अपग्रेडेशन होगा कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक आजकल इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। और एक जहाँ तक डिसिप्लिन की, सेल्फ स्टडी की और कोचिंग की बातें हो रही हैं, मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी रिपीटेडली ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्सिंग योर टारगेट्स। आपके डेली टारगेट्स, आपके वीकली टारगेट्स, आपके मंथली टारगेट्स फिक्स्ड होने चाहिए, और उसके हिसाब से आपका एक एक्शन प्लान डेवलप्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एम कर रही हूँ कि मुझे 2023 में यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो 2022 दिसंबर तक मेरा कम से कम मेंस का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और मुझे एग्रेसिवली प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। एंड फॉर दैट, उससे पहले के 1 साल में मेरी पूरी स्ट्रेटजी बन के एक मंथली फिक्सेशन कि मुझे इतने समय में एनसीईआरटी खत्म करनी है, इतने समय में बेसिक टेक्स्ट बुक्स, एडवांस टेक्स्ट बुक्स एंड द इनरिचमेंट मटेरियल। तो स्टेप बाय स्टेप, एंड देन रिविजन ऑफ कोर्स एंड आंसर राइटिंग, प्लस पैरेलली योर करंट अफेयर्स एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो आपका पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के आप उसको एग्जीक्यूट करें, तो आप एक कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक सेंस ऑफ वेगनेस, एक बहुत विशालता लगती है सिलेबस में, सब कुछ लगता है सिलेबस में है, और हमें एक फीलिंग आती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, या एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमें नहीं आता, एक सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हम डेवलप नहीं कर पाते। वो तभी हो पाएगा अगर आप अपनी तैयारी बहुत फोकस से करेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड रहेंगे, लास्ट डे के पेपर से ओरिएंटेड रहेंगे, और करंट अफेयर ओरिएंटेड रहेंगे। इन सभी के कॉम्बिनेशन से, और जो आपका, मैंने बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रोग्रेसिव अप्रोच फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लिकेटेड, फ्रॉम NCERTs टिल योर आंसर राइटिंग एंड मॉक टेस्ट, एंड टाइम ड्यूरेशन, वो सभी आप जब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपनी स्ट्रेटजी में मिलाएंगे, तभी आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। और कभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट से तैयारी ना करें कि इस अटेम्प्ट में बस मेरा प्रीलिम्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, या मैं तो बस एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे रहा हूँ। डोंट वेस्ट योर ईयर्स। यूपीएससी का एक एक अटेम्प्ट आपका बहुत लंबा समय लेता है, तो जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें उसको अपना 100% दें, अपना संपूर्ण दें, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या देख लेते हैं चलेगा, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली दूंगा, इस बार बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दे दो, इस तरह का माइंडसेट ना रखें। गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट, एंड गिव विद एन आउटलुक ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अ रैंक। मतलब केवल किसी के प्रेशर में आके, या पीयर प्रेशर में आके, या पेरेंट्स के कहने पे फॉर्म भर दिया, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। आप खुद जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जब तक आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्ज नहीं है कि मुझे उस लिस्ट में अपना नाम देखना है, दैट इज द फायर दैट विल पुश यू, दैट विल प्रोपेल यू। तो उससे आपकी तैयारी में एक पैशन आएगा, आपकी तैयारी में एक ऊर्जा आएगी, एक एनर्जी के साथ आपको आगे बहुत कंसिस्टेंटली अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखते हुए आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी है। तो केवल किसी के कहने से, या जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज फिलिंग अप फॉर्म्स तो मैं भी फॉर्म भर दूं, तो उसमें हाफ हार्टेड अप्रोच ना रखें। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो अपने पूरे कमिटमेंट के साथ,
पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने पूरे प्रयास के साथ इस एग्ज़ाम में दें, और उससे ही आप खुद भी एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे कि मैंने अपना 100% दिया। उसके बाद मैं चूंकि काफ़ी ब्रॉडली आपको सारे पॉइंट्स बता चुकी हूँ। नोट्स के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नोट्स किस तरह से बनाए जाए। नोट्स बनाने के कई तरह के मेथड्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल अप्रोच है कि आप बुक्स पढ़ें और हैंड रिटन नोट्स बनाएं, लेकिन हर कोई हैंड रिटन नोट्स ना तो बना पाता है, ना हर किसी के पास इतना समय होता है, प्लस कई चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं। जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी के, तो वही आपको लगेगा कि प्रिंटेड मार्केट में भी अवेलेबल है, तो मैं खुद अपने नोट्स क्यों बनाऊं। तो नोट्स को लेके मेरा अपना ये मानना है कि आपको बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ओपन माइंडेड रहिए। कुछ एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के ज़्यादा वॉल्यूम होता है और नोट्स बहुत कम बनते हैं। जब आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके नोट्स बहुत कम, समरी नोट्स बहुत कम पेजेस कवर करेंगे। तो जिसमें वॉल्यूम ऑफ बुक्स ज़्यादा है उसमें प्लीज़ नोट्स बनाएं, अदरवाइज आप एग्जाम से एक दिन पहले पेपर्स भी नहीं पलट पाएंगे उसके। सेम गोज फॉर इंडिया ईयर बुक, सेम गोज फॉर एनी वॉल्यूमिनस टेक्स्ट बुक, सेम गोज फॉर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें आपको बहुत वॉल्यूमिनस रीडिंग करनी है। और अगर आप उसको नोट्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाएंगे तो कम समय में आप उसका रिविजन कर पाएंगे एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। तो कुछ पार्ट तो आप 100% खुद के हैंड रिटन नोट्स में ही बनाए। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपको रेडीमेड नोट्स में मिल जाएगा, जैसे टाइमलाइंस है, जैसे आपके करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट हैं, जैसे आपके पॉलिटी में लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें बेयर एक्ट खरीद लें, उसको आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता नहीं है। उसी में आप स्टिकी नोट्स लगा लें, उसी में अंडरलाइन कर लें, लास्ट ईयर कुछ पूछा गया है तो उसी में निशान लगा लें कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। दैट विल सेव ऑन योर एफर्ट्स ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। और उसके अलावा कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो आपको किसी पर्टिकुलर बुक से ही आपके सिलेबस को कवर कर पा रहे होंगे, या आप जो इनरिचमेंट पार्ट में जब आएंगे, जब आपका डेटा, स्टैटिस्टिक्स, आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या जहां से भी आप रेफर कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के लिए, तो उसके नोट्स को आप सेपरेटली मेंटेन करेंगे तो वो आपको हर पेपर में, आपके ऐसे में, आपके हर आंसर राइटिंग में, क्वालिटी एनहेंसमेंट में बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप नोट्स बनाएं तो वो आपके लास्ट मोमेंट रिविजन में बहुत सहायक होगा, आपकी आंसर राइटिंग को काफी अपग्रेड करेगा और आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन की एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इन्हेंसमेंट आप फील करेंगे। और मेरे ख्याल से अधिकतर एरियाज जो क्वेरीज आप लोग पूछ रहे थे वो मैंने कवर कर ली है। लास्ट में मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना या ना होना या इनिशियल फेलियर्स ये डिटरमिन नहीं करते कि आपका करियर ट्रेजेक्ट्री या आपकी फ्यूचर लाइफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो बिल्कुल भी पेसिमिज्म को हावी ना होने दें, हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से तैयारी करें, एक बैलेंस्ड माइंडसेट से तैयारी करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अपने खाने पे, अपने रेस्ट पे, अपने एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। मैंने कई बार देखा है लोग इतना ज़्यादा बर्न कर लेते हैं खुद को प्रिपरेशन टाइम में कि एग्जामिनेशन टाइम में आप बीमार पड़ जाते हैं। तो अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल वेलबींग, अपनी इमोशनल वेलबींग, अपना एक डी स्ट्रेसिंग, अपना एक फैमिली इंटरेक्शन, उन सभी के लिए स्पेस रखें लाइफ में और खुद को कभी भी एग्जॉस्टेड या बर्न ना होने दें। बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप सफिशिएंट नींद लें, प्रॉपर पानी पिए, प्रॉपर खाना खाएं और यू शुड हैव अ वेरी काम माइंड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप बहुत अधिक एंजाइटी या स्ट्रेस में है या एक प्रेशर में है कि इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, पहले से दिमाग में लेके चलते हैं कि कट ऑफ इतनी आएगी और मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कट ऑफ तो पता नहीं, लेकिन उस एक फिक्शनल टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग होने के कारण लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जो प्री एग्जाम गेस वर्क होता है रिगार्डिंग कट ऑफ, तो उस पूरे डाइग्रेशन में ना उलझें, अपना दिमाग केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन पे, स्मार्ट वर्क पे,
अगर आपको लगता है कि एलिमिनेशन से आप बेहतर ऑब्जेक्टिव आंसर्स दे पाएंगे तो एलिमिनेट कर लें, पर कभी भी एक हद से ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण ये हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में क्वालिफिकेशन ही आपको मुश्किल हो जाए, क्योंकि कट ऑफ कोई भी डिटरमिन नहीं कर सकता। एग्जामिनेशन के बाद भी कई दिनों तक कई फोरम्स पे डिस्कशन चलते हैं और एग्जैक्ट कट ऑफ लोग नहीं गेस कर पाते। तो इस प्रकार के नोशनल गेम्स में ना जाएं। और एक आखिरी जो मैं एडवाइस देना चाहूंगी टाइम मैनेजमेंट की, विच गोज फॉर मेंस एग्जामिनेशंस ऑल्सो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आपको किसी टॉपिक पे आपकी स्ट्रेंथ है, अच्छी ग्रिप है, आपको नॉलेज है, तो इतना हम ड्रिवन हो जाते हैं अबाउट राइटिंग इन डिटेल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड वी लूज आउट ऑन सम अदर टॉपिक। तो आपको अपने आंसर राइटिंग में मॉक टेस्ट, टाइम्ड मॉक टेस्ट और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, मतलब आपको यू मस्ट टच एवरी क्वेश्चन वेदर और नॉट यू नो इन डेप्थ। जितना भी आपको आता है, जैसा भी आता है, कभी भी ये नहीं होना चाहिए स्पेशली मेंस में कि आप एग्जाम अटेम्प्ट मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें कोई, या आपस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, और टाइम ड्यूरेशन में अपना अलार्म लगा के उतने क्वेश्चंस को या पिछले साल के पेपर्स को विद इन टाइम फ्रेम आंसर राइटिंग की ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। उससे आप एक बेहतर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और डेफिनेटली उससे आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी पॉजिटिव फ़र्क उससे पड़ेगा। आई थिंक आप सभी को एक ब्रॉड बर्ड्स आई व्यू इससे प्रिपरेशन का मिला होगा, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स मेंस। इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो इंटरव्यू को लेके बहुत सारे फोरम्स भरे पड़े हैं यूपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके। इस पे मैं बहुत अलग ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका DAF रिलेटेड होमवर्क हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका एक ऑनेस्टी हो। बहुत सारे सोर्सेज में आपको वही चीज़ें बार बार लिखी हुई मिलेंगी, और ये गलती बहुत लोग करते हैं कि शुरुआत इंटरव्यू की तैयारी से करते हैं और प्रीलिम्स वीक रहता है और प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगी, आपका फोकस ऑफ प्रिपरेशन मेंस होना चाहिए, then you go for prelims and after you qualify mains that period is sufficient, more than sufficient for interview preparation, क्योंकि उससे पहले आप इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं मेंस के लिए कि आपका करंट अफेयर्स और जो कन्वेंशनल पार्ट है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको केवल जो आपका होम स्टेट है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो हॉबीज़ लिखी हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, और जो ऑन गोइंग इवेंट्स चल रहे हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसको लेके आपकी राय है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में एक होलिस्टिक असेसमेंट जिसका किया जाता है। मैंने देखा कई तरह के फनी पेजेस बनाए जाते हैं जिसमें कुछ टिपिकल से क्वेश्चंस क्लेम किए जाते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में ये पूछा गया इससे और उसने सोचो क्या जवाब दिया होगा, और बहुत ही बैफलिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस लगते हैं कि कोई ऐसा कैसे पूछ सकता है कि मछली कहाँ उड़ती है, एंड ऑल दोज रैंडम एंड स्टूपिड क्वेश्चंस। कृपया उन फोरम्स में टाइम वेस्ट ना करें। इंटरव्यूज बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूज होते हैं, और किसी प्रकार की जगलरी से आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते। यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट इन योर अप्रोच, यू शुड बी नॉलेजेबल अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, यू मस्ट नॉट ब्लफ अराउंड, एंड यू शुड बी काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसके साथ जो आपका नॉलेज बेस है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी हद तक एग्जामिन किया जा चुका होता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक व्यू पॉइंट, आपका टेम्परामेंट, स्ट्रेस के अंदर आप किस तरह से काम करते हैं, आपका एक ब्रॉड सर्विस को लेके क्या नज़रिया है, आपने जो कुछ क्लेम किया है अपने बारे में वो आप किस हद तक उसे डिफेंड कर पाते हैं या एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो एक काफ़ी अलग बॉल गेम है इंटरव्यू का, और आई थिंक वी कैन टेक अ डिफरेंट सेशन फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल टुगेदर। जो ब्रॉडली मुझे बातें कहनी थी, आई थिंक तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के, उस पर काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया, एंड आई होप दैट दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर द यंग एस्पिरेंट्स, and I wish all of you very best of luck for all your future endeavors, and especially जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं यूपीएससी के फील्ड में, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि किसी प्रकार की ग्लास सीलिंग्स अपने मन में ना बनाए कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, जो भी आप फोकस्ड वे में जिस पे आप मेहनत करें, जो आप कंसिस्टेंटली तैयारी करें, जो भी आप प्रयास करें ईमानदारी से, सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली अचीव इट, एंड यू मस्ट ऑलवेज बी हाईली मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग टू अचीव योर गोल, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट। जय हिंद, जय भारत।